चलो, तो अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी करनी है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से थोड़ी सी अलग होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर काइंड ऑफ फ्लो, सिमेट्रिक काइंड ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। मतलब एब्रप्ट चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फंक्शन अगर इंक्रीज होगा तो वो धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म स्टेज के हिसाब से इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है ऐसे हो जाएगा एकदम से। क्लियर? तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी कैसी नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। ये बात समझ आई? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का बेसिक मीनिंग यही हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूस तो होगा फंक्शन, लेकिन वो धीरे धीरे स्लाइटली जो है अपने एप्सिलॉन के हिसाब से ही इंक्रीज डिक्रीज होगा। मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज एकदम नहीं करेगा एब्रप्टली। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। एक फंक्शन है f इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी if for given epsilon, if for given epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0। अच्छा, डेल्टा यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होगा? ठीक है, डेल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, वहां पे हम रिलेशन नहीं बनाते थे। मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लिया ये मेरा फंक्शन है, अगर मैंने एप्सिलॉन इतना चूज किया है तो मैं डेल्टा इतना चूज करूं या इतना चूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको एप्सिलॉन से। बात समझ आई? लेकिन यहां पे डेल्टा का एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा एप्सिलॉन के साथ, उस पर डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर एप्सिलॉन इतना है तो एक रेंज मिल जाएगी कि डेल्टा उतना या उससे छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। अब यहां पे क्या है वही चीज कि इसको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कहेंगे। कब कहेंगे? सच दैट मॉड fx1 माइनस fx2 is less than epsilon whenever x1 minus x2 is less than delta, and x1 x2 होंगे कहाँ से? ए बी में से। वहाँ पे एक फिक्स एग्जैक्टली ये थ्योरम ही है पहले, बस अगर उसके हिसाब से देखें तो हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी कि डेल्टा पे कोई कंस्ट्रेंट होगा। बात समझ आई? चलो, अगर नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो बेसिकली क्या दिखाई देंगे कि fx माइनस f2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाता है हमारी गिवन रेंज के अंदर। ये वही चीज हो गई कि एप्सिलॉन इनका डिस्टेंस x1 x2 का डिस्टेंस। इसको इस तरीके से देखो, ये ऐसे फंक्शन है। अब देखो मैं x1 यहां चूज कर लेता हूं और x2 यहां चूज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिस्टेंस हो सकता है अभी के लिए किस में है? एप्सिलॉन की रेंज में है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इससे आगे x3 चूज करूंगा तो देखो x3 एकदम से कितना बढ़ गया? बढ़ गया ना फंक्शन के हिसाब से। तो x3 मेरा कहां चला गया? बहुत बाहर चला गया। तो इन दोनों को तो मैं एप्सिलॉन नहीं ले सकता ना। बात समझ आई? इस बात पे ध्यान दो कि एप्सिलॉन चूज कर लिया गया है, x1 x2 जो है एक फिक्स नेबरहुड में चूज करे जाएंगे। मतलब ये जो है पूरे फंक्शन के दौरान चलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पहले x1 x2 का जो पेयर चूज करा उसमें तो एप्सिलॉन डेल्टा वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन जब मैंने दूसरे x1 x2 का पेयर चूज करा तो उसमें एक कंडीशन नहीं चली। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि एप्सिलॉन जो होगा वो फिक्स होगा। मैं दोबारा से एक बार एक ग्राफ बनाता हूं so that you can understand। देखो ये ग्राफ है। अब यहां पे देखो
ये x1 और x2 चूज करते हैं तो यहाँ पे इनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो इतनी रेंज में आ जाती है, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। मतलब मैं इसको एप्सिलॉन अगर कह दूं इतने को तो ठीक है कि भाई अब जो है, अब क्या होना चाहिए कि अगर अब ये x1 x2 देखते हैं, ये x1 x2 डेल्टा मैं ले लेता हूं कि डेल्टा इतनी लेंथ है, तो डेल्टा के अंदर है ये दोनों, तो इनकी इमेज क्या आ रही है, fx1 fx2 का डिस्टेंस क्या आ रहा है, एप्सिलॉन के अंदर आ रहा है। x2 से इतने ही डिस्टेंस आगे ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x3 और डेल्टा यहां खत्म हो गया, तो इतने डिस्टेंस के अंदर मैं दूसरा पॉइंट ले सकता हूं। ये मैंने डेल्टा डिस्टेंस मान लिया ना, सेम सेम जितनी लेंथ ही है उतनी ये मान ली, ठीक है। तो मैं अब अपना x4 चूज कर लेता हूं यहां पे। तो बेसिकली देखा जाए तो x3 माइनस x4 लेस देन डेल्टा तो है, लेकिन जो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स करी थी क्या वो सेटिस्फाई कर रही है? अरे शिट, गलती से इरेज का बटन दब गया, अंडू हो जाता है क्या? अरे वेरी गुड, फीचर है इसमें तो अच्छी। चलो तो यहां पे देखो, अब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये तो एप्सिलॉन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। इसी को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब क्या है कि सिंपल ये तरीका है कि x1 x2 अगर डेल्टा डिस्टेंस दूर है, ठीक है, तो इतने में एक फिक्स्ड एप्सिलॉन जितना ही चेंज आएगा फंक्शन में। बात समझ रहे हो कि यहां पे तो ये चेंज देखो, काफी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है फंक्शन की, लेकिन उसी डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में कितनी हाइट बढ़ गई, बहुत ज्यादा हाइट बढ़ गई। तो इसका मतलब यहां पे जो है सेम डेल्टा डिस्टेंस के लिए यहां पे बहुत ज्यादा चेंज आ गया फंक्शन में, और यहां पे फंक्शन में चेंज कम आया है। दिस इज कॉल्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जहां पे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा चेंज क्या आएगा, फिक्स आएगा। समझ रहे हो, जो फिक्स किया जाएगा वैसा ही चेंज आएगा। मतलब क्या है, हाँ स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन जैसे जो है, स्ट्रेट लाइन भी जो है इस तरीके से अगर बना लें तो देखो धीरे धीरे ही चेंज आ रहा है ना, समझ रहे हो, फिक्स है। तो मैं अपने एप्सिलॉन अगर मान लिया, मैं लेता हूं कि इतने चेंज में जो है, ये देखो ये मैंने एप्सिलॉन ले लिया, तो मेरी ये आ गई वैल्यू डेल्टा की, कि इतने x के चेंज में इतना कितना, इतना y का चेंज आ जाएगा। मतलब डेल्टा चेंज ऑफ x विल रिप्रेजेंट एप्सिलॉन चेंज इन y। अब ये फिक्स रहेगा, मैं इतना ही, अगर आगे भी डेल्टा चेंज ले लूंगा तो ये भी कितना चेंज शो कर रहा है, लगभग एप्सिलॉन या उसके अंदर ही शो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, इजी है। चलो तो अब थ्योरम कर लेते हैं। अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन इट इज कॉन्टिन्यूस, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स UC implies C, but C does not imply UC। ठीक है, तो UC means uniformly continuity implies continuity, but continuity हाँ need not implies uniform continuity। तो बेसिकली नीड नॉट वाले में यू हैव टू प्रोवाइड विद एन एग्जाम्पल एंड दिस यू विल हैव टू प्रूव। तो ये तो इजीली प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यूसी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं। थ्योरम सेज दैट इफ f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल AB, देन डेफिनेटली f इज continuous on same closed interval AB, but converse is not true. Converse is not true. Is this clear? So what are we given with? We are given that the function f is uniformly continuous, so f is UC on AB. That certainly means that for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx1 minus fx2 UC की definition वो continuity की है whenever x1 minus x2 is less than delta. Is this clear?
सो जस्ट टेक x2 इक्वल्स टू a एंड यू आर डन। ठीक है, हाँ, x2 इक्वल्स टू a ले लो, c ले लो, या x1 इक्वल्स टू x ले लो। तो x तो आर्बिट्ररी हो गया, ये फिक्स कर दिया a, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस। चलिए, जब मैंने अभी ग्राफ बना के समझाया था इस तरीके से, ये शायद मैंने पहले पूछा था किसका ग्राफ होता है, नहीं याद, इडियट्स। जो भी कुछ कहा जाए ना उसको ध्यान दिया करो। दिस इज ग्राफ ऑफ 1/x, ओके। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x एंड यू हैव टू प्रूव दैट इफ इट इज continuous it need not be uniformly continuous। हाँ, continuous ये इंटरवल के हिसाब से continuous है। तो अगर हम ले लेते हैं 1/x का फंक्शन ले लेते हैं, फ्रॉम 0 to 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज continuous बिकॉज प्रॉपरली डिफाइंड है, सभी पे वैल्यू है, तो continuous तो है। बात समझ आई? लेकिन अब अगर मैं इसमें से 2 पॉइंट्स ले लेते हूं, 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, x1 इक्वल्स टू 1/n एंड x2 इक्वल्स टू 1/2n। बात समझ आई? और n किस तरीके से चूज किया गया है, n इज चोजन सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा। क्योंकि जैसे ही मैंने 1/n लेस देन डेल्टा चूज किया, मेरा इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा के अंदर आ जाएगा दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। यही तो चाहते हैं ना कि x1 माइनस x2 क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो मैंने चूज इस तरीके से किया है, ठीक है। और तुम्हें ये भी बताना है कि हमेशा एक ऐसा जो है n एग्जिस्ट करेगा। यही बड़ी पॉपुलर थ्योरम होती है, आर्किमिडीज थ्योरम नाम है शायद इसका, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमेशा तुम्हें एक ऐसा n इंटीजर मिल जाएगा सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो बेसिकली 2 पॉइंट चूज कर लिए मैंने। अब सबसे पहले तो इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, x1 x2, व्हाट दिस विल बी 1/n माइनस 1/2n। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/n कॉमन ले लें, और 1 माइनस 1/n दैट विल बी 1/2, यही आएगा ना। आई गेटिंग इट? समझ आया क्या किया मैंने? तो दिस इज नथिंग बट 1/2n एंड 1/2n इज सर्टेनली लेस देन 1/n विच इज लेस देन डेल्टा, isn't it? So that means these 2 points are in delta neighborhood of each other। क्या 1/n कॉमन ले लिया ना, फिर 1 माइनस 1/2। चलिए, so now let us take us the functional value। so 1/n, अच्छा 1/n तो पुट करना है बेसिकली, so I must write f of 1/n, isn't it? This should be f of 1/n minus f of 1/2n, okay। लेकिन फंक्शन कैसा है, 1/x टाइप का रेसिप्रोकल का, so this is nothing but n minus 2n, isn't it? n minus 2n क्या आ जाएगा, n, clear, which is greater than epsilon। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन तो हम 1/2 चूज कर लें, मतलब अगर हम एप्सिलॉन को छोटा चूज कर लेंगे तो बेसिकली डेल्टा तो वैसा ही रह जाएगा, छोटा ही आएगा डेल्टा तो, लेकिन हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या है आपस में एप्सिलॉन से छोटी नहीं आ रही है। बात समझ आई? हमने कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा ना कि हम डेल्टा जो है छोटा चूज ही नहीं कर सकते, डेल्टा तो होता ही छोटा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों फंक्शंस के बीच का fx1 fx2 के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, n। बात समझ आई? अब n जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, एप्सिलॉन तो बहुत छोटा नंबर होता है ना, और n क्या है, एक इंटीजर। तो स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई होगी n की, 1 से। तो बेसिकली दिस इज नॉन यूसी। बात समझ आई? इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10। तो ऑब्वियस सी बात है 1/10 क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। बेसिकली उसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा से छोटा, क्योंकि डेल्टा को मान लिया मैं 0.3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 0.3 एप्सिलॉन की वैल्यू को मैं फिर से 1/2 ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है 0.5 है, तो मैंने डेल्टा को उससे भी छोटा माना है। बात समझ आई? और n इक्वल्स टू 10 लेने की वजह से हो क्या रहा है कि 1/10 और 1/20 ये दोनों ही बेसिकली डेल्टा नेबरहुड में आ रहे हैं एक दूसरे के। क्या हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा ना इसका डिस्टेंस, माइनस करेंगे तो इसको। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम?
n की वैल्यू को 10 चूज किया हमने, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो ये डिस्टेंस किससे आ गया 1/20 जो कि किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 - 20 क्या आ जाएगा, वो तो 10 आ जाएगा, लेकिन 10 तो बहुत बड़ा हो गया ना एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन तो 1/2 चूज कर रखा है, इजंट इट। तो दिस फंक्शन इज नॉन यूसी बट इट इज कॉन्टिन्यूस। सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। क्लियर है, आ जाएगा समझ में। चलो, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट थ्योरम। that says if a function f is continuous on closed interval ab then it is uniformly continuous on ab। अब देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना क्लोज की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे आ जाती है वो, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। इसी चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने अभी अभी एक फंक्शन बनाया था 1/x, जिसको मैंने क्या प्रूव किया था, नॉन यूसी बट कॉन्टिन्यूस, लेकिन मैंने ये कहा कि उसका इंटरवल क्या था 0 से 1 था। तुम बस उस इंटरवल को चेंज कर दो 0 से 1 तक, मतलब ओपन से क्लोज इंटरवल करने से फंक्शन क्या हो रहा है, यूसी। ऐसा कैसे हो सकता है, फंक्शन को तो छेड़ा ही नहीं, इसका मतलब तो भाई यह चीज हो गई कि फंक्शन को तो फंक्शन से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद n1 आता था। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल करने से कैसे कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो सकता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो सकता है। फंक्शन तो अभी भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्लोज इंटरवल में कैसे हो सकता है। क्या यहां पे क्लोज इंटरवल 0-1 लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। 1/x काइंड ऑफ फंक्शन है, 0 पुट करते ही नॉन डिफाइन हो जाएगा। यही तो कारण है क्योंकि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं था 0-1 पे। क्यों, क्योंकि इसको क्लोज किया भी नहीं जा सकता। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 के पास ये फंक्शन बहुत एब्रप्टली इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए हम क्लोज कर ही नहीं सकते, यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले ही नहीं सकते। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे निकल के लेके देखो, हाँ 1 और 2 ले लो, वहां पे तुम्हें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखाई देगा फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ देखो कैसा है, फंक्शन का ग्राफ है इस तरीके से। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और 2 ले ले। अब देख, अब यहाँ पे तेरे को लगता है बहुत ही स्टेडीली आराम आराम से नीचे उतर के आ रहा है, क्योंकि जो एब्रप्ट एक्शन होता है ना, एकदम से ऊपर चढ़ना या एकदम से नीचे चढ़ना, वो होता ही उन पॉइंट्स पे है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। और अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो वहाँ पे हम क्लोज इंटरवल कभी बना ही नहीं सकते। हम क्लोज इंटरवल वहीं बना सकते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या हो, स्टेडी हो। समझ रही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी हम क्लोज इंटरवल बना सकते हैं इतने फ्रैक्शन में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे, हम 0 पे क्लोज इंटरवल बना ही नहीं सकते, क्योंकि 0 के पास बहुत एब्रप्टली उठता है। समझ रही है, तो इसी फंक्शन का अगर ये वाला पार्ट ले लिया जाए ना क्लोज इंटरवल, तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा, अब यूसी भी है और सी भी है। समझ रहे हो, लेकिन 0 to 1 के अबाउट अगर देखें तो वहां पे यूसी नहीं है, सी तो है, कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि 0 से 1, 0 से आगे का लिया है, लेकिन यूसी नहीं है वहां पे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे तुम 0 के पास जाते हो वैसे वैसे फंक्शन बहुत स्पीड से ऊपर उठता है। समझ आया, चलिए अब आगे। अच्छा, थ्योरम प्रूव करनी थी ना, थ्योरम प्रूव करते हैं। चलो क्लोज इंटरवल पे जो है थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। इस थ्योरम को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो थ्योरम सेज इफ अ फंक्शन, आज बज पागल करेगा, इफ अ फंक्शन f इज
if a function f is continuous on closed interval ab, then it is uniformly continuous on closed interval ab. Basically uc implies c without any restriction, but c plus closed interval, continuous plus closed interval implies uniform continuity. This is what you have to understand. Is this clear? चलिए, कंडीशन इसीलिए क्लोज की कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है. क्लोज ऐड करते ही जो है देखो पूरा रिजल्ट बन गया ना एक. चलिए तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम. सो इट सेज दैट मान लिया f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ f कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए? फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ऑन द इंटरवल. अब देखो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं. हम इसको जो है छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ लेंगे, क्योंकि मान लिया a से b यहां तक है. बात समझ आई? a से b यहां तक है तो मैं इसको ऐसे पार्टीशंस में तोड़ सकता हूं, x1 x2 x3 अप टू xn. छोटे छोटे पार्टीशन बना सकते हैं हम. ये एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, या सॉरी ये तो x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे तो डेल्टा काम करेगा, लेकिन ऐसे पार्टीशन तो हम कर सकते हैं. ठीक है, अब होगा क्या, सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स अल्फा बीटा इन द सेम इंटरवल वी शुड हैव, कोई भी दो पॉइंट्स अल्फा या बीटा अगर ले ले, मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ. इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी दो पॉइंट अगर सेम डिस्टेंस पे आ रहे होंगे तो उनकी फंक्शनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. बात समझ आई? तो बेसिकली अगर मैं इस डिस्टेंस को डेल्टा फिक्स कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है फॉर अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा, कोई से भी पॉइंट में ऐसा हम कर सकते हैं. बात समझ आई? चलिए, सो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कोई भी अगर दो पॉइंट, पार्टीशन इस तरीके से किए गए हैं ये कि कोई भी दो पॉइंट अगर हम चूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगी. फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा. तो इनके चूज करने का मसला ये है कि एफ अल्फा माइनस एफ बीटा शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. क्लियर? व्हेनेवर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सम इंटरवल आई एन. ठीक है, किसी एक अकेले इंटरवल से हो तो. अब डेल्टा को क्या चूज कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स. इसी से लेंथ निकल के आएगी ना. ये सभी क्या निकाल रहे हैं हम, ये सभी लेंथ ऑफ द इंटरवल निकाल रहे हैं इनके डिफरेंस से. इनमें से जो मिनिमम लेंथ होगी उसको मैं क्या चूज कर लेता हूं, डेल्टा. तो अब ये बात तो साबित होगी ना कि अल्फा माइनस बीटा जब भी डेल्टा से छोटा होगा तो एफ अल्फा माइनस एफ बीटा क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है, अब अगर अल्फा बीटा सेम सब इंटरवल में लाई करते हैं तो यूसी अपने आप प्रूव हो गया, क्योंकि ये लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन, जब ये लेस देन क्या है, डेल्टा. तो अगर अल्फा बीटा सेम इंटरवल में है, इफ द लाइन सेम इंटरवल, देन ऑटोमेटिकली वी हैव प्रूव्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. यूसी है. अब अगर हम केस 2 ले जहां पे अल्फा एंड बीटा आर नॉट फ्रॉम सेम इंटरवल, या दूसरे शब्दों में कहें दे आर फ्रॉम द एडजेसेंट सब इंटरवल्स. एडजेसेंट होना जरूरी है, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अल्फा यहां से ले लो बीटा यहां से ले लो. दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू डिफाइन अ काइंड ऑफ लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, कि कुछ तो डेल्टा रखना पड़ेगा ना. तो अगर इतना बड़ा डेल्टा डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. तो एडजेसेंट मैं उसके लिए कह देता हूं कि अगर वो मान लिया अल्फा बीटा मतलब पड़ोसियों वाले में है. ठीक है, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे इसको रब करके, मैं इस पूरे को ही रब कर देता हूँ, दोबारा से बना लेते हैं. ए x1 b दैट इज xn, इस तरीके से पॉइंट्स है. तो मैं ले लेता हूँ कि भाई अल्फा तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और बीटा इसके एडजेसेंट में है. तो देखो डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 है. कैन यू क्रिएट दैट एफ अल्फा माइनस, can you create this thing, f alpha minus f beta is less than epsilon? Can you create this? हाँ,
हाँ, हाउ है? फर्स्ट पार्ट में फिक्स था कि अगर सेम इंटरवल से हैं तो उनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ गई ना कि सेम इंटरवल से नहीं है, तो हो सकता है ये डेल्टा से बड़ा डिस्टेंस हो, अल्फा माइनस बीटा क्या हो, डेल्टा से बड़ा। ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि ये डेल्टा था, ये डेल्टा था, लेकिन अगर मैं अल्फा को यहाँ ले लूँ और बीटा को यहाँ ले लूँ तो डेल्टा से बाहर चला गया। दैट इज द प्रॉब्लम ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूज योर माइंड इफ यू हैव। चलेगा कुछ माइंड या नहीं, बताओ। देखो नहीं चलेगा। टेक दिस पॉइंट एक्स आर, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना इनके बीच में, क्योंकि ये इधर वाले इंटरवल में है और ये इधर वाले इंटरवल में है। एप्सिलॉन बाय 2 इज योर हिंट। एप्सिलॉन बाय 2 तभी लेते हैं जब दो को जोड़ के एप्सिलॉन बनाना हो, एंड क्वेश्चन इज डन। अल्फा से एक्स आर का डिस्टेंस, क्योंकि अल्फा और एक्स आर सेम इंटरवल का पार्ट है, तो ये डिस्टेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। कैन आई से अल्फा माइनस एक्स आर इज लेस देन डेल्टा? ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्फा जिस इंटरवल में लिया गया है उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर है, और ये क्या है इधर एक्स आर प्लस 1 है, ठीक है। और बीटा और एक्स आर का डिस्टेंस भी क्या होगा, एक्स आर माइनस बीटा भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा। एग्जैक्टली, इनको एफ की फॉर्म में अगर बना दे तो ये कहा जा सकता है कि एफ अल्फा माइनस एफ एक्स आर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन इस तरीके से, क्योंकि अल्फा और एक्स आर सेम इंटरवल के पार्ट दिखाए जा रहे हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। समझ आया? इज दिस क्लियर? ओके, सो दिस वाज द थ्योरम। आई गेस यू विल बी एबल टू डू, इफ नॉट देन मैं करवा दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चंस आई थिंक यू विल बी एबल टू डू, दे आर almost very similar to the continuity, but let us take one question for the fx equals to x square is uc in -2 to 2। तो एक तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हाँ पैराबोला है, पॉलिनोमियल है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो, क्लोज इंटरवल है, तो सी टी एस प्लस क्लोज इंटरवल इक्वल्स टू यू सी। वेरी इजी, लेकिन उससे मार्क्स नहीं देगा टीचर, ये समस्या है। ये बहुत अच्छा तरीका है, समझ रहे हो, यू आर यूजिंग द थ्योरम्स, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम्स, ठीक है, बट उससे यूजुअली टीचर कई बारी मार्क्स देते नहीं है। सो वी विल गो बाय द ट्रेडिशनल मेथड, एंड दैट इज यूसी प्रूव करना है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट अस टेक 2 नंबर्स x1 x2 दैट आर फ्रॉम -2 to 2। क्लियर? चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है x1 भी 2 से छोटा होगा और x2 भी 2 से छोटा, क्योंकि -2 से 2 के बीच में लिया गया है ना। क्लियर? तो fx1 माइनस fx2 ऐसे ही स्टार्ट करते थे, फिर वैल्यू पुट कर देते थे। fx1 क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यही आएगा। फिर इसको a प्लस बी a माइनस भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2। कौन से वाले को गायब करना चाहिए, वेरी गुड। तो x1 प्लस x2, क्योंकि x 2 से छोटा है, x2 भी 2 से छोटा है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो 4 जा सकती है, समझ रहे हो। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा सकती है, बस 4 जा सकती है। तो आई कैन राइट 2 और यहाँ पे इनइक्वालिटी 4 टाइम्स x1 माइनस x2 आ जाएगा। सो 4 टाइम्स x1 माइनस x2। और अगर हम चाहते हैं कि ये किससे छोटा हो, एप्सिलॉन से छोटा हो, तो बेसिकली मेरे को एंड दैट शुड बी योर डेल्टा, क्योंकि डेल्टा नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन। देखा, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है। वंस यू गेट द फाउंडेशनल आइडिया ऑफ एनी सब्जेक्ट देन इट बिकम्स वेरी ईजियर। तुम्हें ये आगे से आगे पता लगता रहेगा कि करना क्या है, चल क्या रहा है, किसको भेजना है, किसको हटाना है, किसको रखना है। और ये सिर्फ इसी बदौलत है जो पिछला क्वेश्चन पूछा था कि साइन में हमने x1 प्लस x2 को क्यों गायब किया। अब समझ आ गया ना अपने आप ही कि हम प्लस वाले को क्यों गायब करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में नेगेटिव वाला पार्ट होता है और इसको फिर हम डेल्टा चूज कर सकते हैं। आई गेस नाउ यू विल बी एबल टू प्रूव दिस एक्सरसाइज। ओके, सो इट्स वेरी इजी। सो दिस फिनिशेज द चैप्टर एज वेल, you have to finish it।